प्रोजेक्शन अभी दिख रहा है, जो बढ़त दिख रही है, वो ऐसा लग रहा है कि एनडीए अपने बहुमत पर, अपने दम पर 300 सीटें क्रॉस करेगी, ऐसा दिख रहा है साफ तौर पर। क्या उसके बाद आपको लगता है, नरेंद्र मोदी ने जब चुनाव पूरे होने के बाद कहा था कि वो सहयोग से, सबके सहयोग से चलाएंगे, वो पार्टियां जिन्होंने बुचर ऑफ गुजरात कहा नरेंद्र मोदी को, वो पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी की, क्या उनके प्रति अभी भी बीजेपी का नजरिया वैसा ही है सहयोग का, कि आपको लगता है कि अब ऐसी हम संख्या पे पहुंच गए हैं जहां हमें किसी की जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए अशोक जी, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर और एनडीए अपने दम पर सरकार बनाने वाला है, लेकिन सरकार चलाने के लिए देश में सबका साथ लेना होता है। भारतीय जनता पार्टी का सबके प्रति सहयोगात्मक रवैया रहेगा। चाहे किसी ने जो भी कहा हो वो अपने आप को रिपेंट करेंगे जिन्होंने जैसा उल्टा सीधा कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से किसी के साथ कोई असहयोगात्मक रवैया अपनाएगी नहीं, कोई एरोगेंस रखेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को देश चलाना है, देश को आगे बढ़ाना है, और देश को आगे बढ़ाने में हर नागरिक का उपयोग है। पार्टी तो बहुत बड़ी चीज है, हर नागरिक का उपयोग है। भारतीय जनता पार्टी इसी सिद्धांत पर चलने वाली है, आगे भी चलेगी। पर अभी कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि दरअसल ये जो जीत हुई है, ये आपने 10,000 करोड़ रुपया डाला चुनाव में, लगभग पूरी तरह से आपने मीडिया को मैनेज किया, ये दरअसल उसकी जीत है। अभी भी कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं, इस पर आपका रिएक्शन क्या है अनिल जी? ये वास्तव में देश के जनता के प्रति ये असम्मानजनक टिप्पणी है। जनता खाली मीडिया के कारण वोट देती है, जनता खाली पैसे के कारण वोट देती है। ये जनता के विवेक पर एक बार का प्रश्न चिन्ह लगाना है। ये कांग्रेस के लोगों ने जो किया है, इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा। जनता के साथ में इनको बड़ी सहृदयता से और सोबर तरीके से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि इन्होंने 10 साल में जो कुशासन किया है, जनता ने उसका रिएक्शन दिया है। जो देश को असम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया है, जनता ने उसका रिएक्शन दिया है। जो इकोनॉमिक और पॉलिसी पैरालिसिस की है, जनता ने उसका रिएक्शन दिया है। इसको बड़े सम्मानजनक तरीके, बड़े सोबर तरीके से अपनाना चाहिए, ना कि ये 10,000 करोड़ और 5,000 करोड़ों में देश की जनता बिकने वाली या मीडिया खरीदा जाना वाला नहीं है। ये मीडिया के प्रति, जनता के प्रति और पूरे देश के प्रति असम्मानजनक टिप्पणी है। इनको इस बात से बचना चाहिए। जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी ने जो बात की, मैं आनंद जी आपसे जल्दी से कमेंट लेना चाहता हूं, उसके बाद सकल आपसे कुछ पूछना चाह रही है। पर ये जो बात हो रही है 10,000 करोड़ की, क्या आपको लगता है कि इस पूरी हार के पीछे बहुत हद तक कांग्रेस के नेताओं का जो एरोगेंस था? आप प्रियंका गांधी को याद कीजिए, जब उनसे पूछा गया कि स्मृति ईरानी, तो उन्होंने कहा हूं स्मृति ईरानी। आज उन्हीं स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के लिए वहां मुश्किलें पैदा कर दी हैं वहां पर। तो क्या एरोगेंस भी था कांग्रेस नेताओं का? कांग्रेस नेताओं का एरोगेंस आज नहीं, वो परंपरागत है, जो कि सत्ता में इतने सालों से रहे। एक तो ये बात निश्चित है, दो राय नहीं है, लेकिन एक असली बुनियादी मामला ये है कि 10 साल लगातार पावर में कोएलिशन एरा में रहने के बाद हम समझते हैं कि किसी भी पार्टी से ये एक्सपेक्ट करना कि आप बहुत बढ़िया नंबर लेके आएंगे, ये शायद अनरियलिस्टिक है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, जहां तक मीडिया का सवाल है, मैं नहीं मानता कि आप किसी आदमी को पैसे देंगे वो आपको वोट देगा। ऐसा तो नहीं होता है, ये अपमानजनक बात जरूर है। और अगर मीडिया दिखाएगा कि ये जीत रही है तो पार्टी उसी को वोट दे देगा। नहीं, लेकिन एक मीडिया का जो कैंपेन होता है, एक परसेप्शन का खेल होता है ना, कि आप किस तरह से अपनी बात को रखते हैं, किस तरह से मीडिया को यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से सोशल मीडिया को यूटिलाइज करते हैं। इन सारे फ्रंट पे, इसके अलावा और भी कई फ्रंट पे कांग्रेस बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई, ये तो जाहिर है। लेकिन ये अगर कांग्रेस के लोग आज कह रहे हैं कि मीडिया का परसेप्शन मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल था, तो ये मतलब विवादास्पद बात है। इसमें ये इनको नहीं कह सकते कि आप गलत बोल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं। मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा, मीडिया मैनेजमेंट, उसमें पैसा खर्च हुआ चाहे जो हो, लेकिन मीडिया का एक रोल इसमें परसेप्शन मैनेजमेंट में रहा है। इससे शायद मैं इनकार नहीं करूंगा। To what extent can it really influence your electorate? I mean, arrogance is what I will give an example. Yeah. I will give an example. There was a television channel thing. So these reporters asked the person, किसको वोट देंगे? मोदी जी को वोट देंगे, भाजपा को देंगे, क्यों देंगे? गुजरात में उन्होंने क्या कर दिया? आप कभी गुजरात गए हैं, देखा आपने? नहीं तो देखा, आप ही लोग तो बतला रहे हैं रोज। You know, that is what I mean. Gujarat is not India. Shekhar ji, Gujarat is not India. Having said that, this UPA could not really escape the fallout of misgovernance. We've talked about the arrogance, but the fallout of governance attitude, the governance report card. Yeah, because you see, what has happened today is not what happened in the last 9 phases of polling or the campaign that preceded it. It is because of the problems that the common people were facing, particularly the slowdown in economy, the jobs that were lost,
the prices that were refusing to come down, and the kind of impression that was spreading that the government is on a drag. Things were drifting. There was no decisive answers to many of the solutions. And this did not happen over a period of, say, a year or two. This is over a period, particularly in UPA 2, as many Congress leaders themselves have conceded that what they could achieve in UPA 1 and the problems that they faced in UPA 2, beginning with Couldn't this. they see this was coming? Do you think they went on a denial mode? I'm sure See, when everybody could see. when you are sitting in power, when you are in North Block and South Block and various bhavans, the ministers tend to get cut off from what the people are feeling. But those messages were Maybe the coming. disconnect from the ground You had the reality. Delhi elections, you had the assembly Arrogance elections. and disconnect from ground realities. I'll come to you, Anand ji. मेरे But ख्याल से before इस पर एक that, सवाल Lalu अश्विनी is उपाध्याय waiting. जिसे भी बनता है एरोगेंस की बात आम लालू- आदमी पार्टी, हाँ चल रहे लालू यादव जी के घर के पास। लेकिन अश्विनी जी, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि आपने जब कैंडिडेट उतारे तो करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या आम आदमी पार्टी के बहुत बड़ी तादाद में थी, आम आदमी उसमें कहीं नहीं थे और नेताओं में एरोगेंस दिख रहा था आम आदमी पार्टी के। एक्चुअली पार्टी का जो हमारा कोलैप्स हुआ है दिल्ली में, उसका कारण ही यही है। पार्टी को खासतौर पे दिल्ली एनसीआर जो हमारा गढ़ था, जहां हम इतने मजबूत थे, वहां पे क्या हुआ, लोगों को समझ में आया यार ये पार्टी तो वैसी हो गई जैसे कांग्रेस बीजेपी या बाकी पार्टियां हैं। इसमें भी जातिवाद के आधार पर टिकट बांटे जा रहे हैं, जातिवाद पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जैसा अभी हमारे भाई ने बताया कि योगेंद्र यादव अहिरवाल वाली एरिया में जाते थे तो यादव बन जाते थे और मेवात वाली एरिया में सलीम बन जाते थे। तो आप ये उस वक्त सही टाइम पे क्यों नहीं मैनेज नहीं, हमें ये कहानी अश्विनी जी की दर्द भरी कहानी है। ठीक है। इसके अलावा कई सारे भ्रष्टाचारियों को टिकट दे दिया, कई अपराधियों को टिकट दे दिया। जो सुप्रीमो कल्चर सपा बसपा में था ना, वो सुप्रीमो कल्चर हमारे यहाँ आ गया। चलिए हम इस पे और विस्तार से एक बात और मैं कहना जी, चाह रहा जी, जी। 2012 में हमारा मुद्दा था भ्रष्टाचार, 2013 में हमारा मुद्दा हो गया कि सांप्रदायिकता वाले बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, और 14 में क्या हुआ, हमारे शीर्ष नेता बोलने लगे इस बार जो सरकार बनेगी वो खिचड़ी सरकार आपका बनेगी। पार्टी कार्डर खुद ही कंफ्यूज था, लेकिन इलेक्टोरेट को नहीं कंफ्यूज कर पाया। आपको यूफोरिया ने आपको वोट दिल्ली में दिए, लेकिन उसको आप सस्टेन नहीं। लेकिन फिर भी बड़ी बात यह है कि अगर आम आदमी पार्टी देखे दिल्ली में अभी तक जो रुझान आ रहा है 7 सीटों पर दूसरे नंबर पे पंजाब में बहुत मजबूत है, पंजाब में है। वहां हमने जो शराब का और ड्रग वाला मुद्दा वो उठाया, मुद्दा लोगों को वो हमारा काम किया। वो चलिए मुद्दा अब राजेश राज के पास चलते हैं। लालू यादव के घर के बाहर सुबह से तैनात है राजेश यादव। और राजेश, ऐसा लगता है कि चुनाव में जो आपकी भविष्यवाणियां थी, आपकी मतलब आपकी मैं कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी की नहीं कह रहा, आपकी जो भविष्यवाणियां थी कि लालू यादव का एक कमबैक दिख रहा है, उसको लगता है बहुत बड़ा सेटबैक लगता दिख रहा है बिहार में। और आपकी नहीं बल्कि बहुत से लोग कह रहे थे कि लालू यादव बड़ी 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 मजबूती से कमबैक कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहा है उसमें ऐसा कतई नहीं दिख रहा है। बिल्कुल अशोक, आपने सही कहा कि जो कतई नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि जब कभी चुनाव कवर करने के दौरान मैं ये एक बात हमेशा कहता रहा, ये भी बता दें, भले ही लालू प्रसाद का एमवाय समीकरण मैं आपको रोक रहा हूं, बताए इससे पहले ये बता दें कि राबड़ी देवी जो है वो राजीव प्रताप रूडी से सारण में पीछे चल रही हैं। तो अगर राबड़ी देवी और अगर साथ साथ मीसा भारती जो लालू यादव की बेटी हैं, अगर उन दोनों की सीट खतरे में पड़ती है तो आरजेडी का भविष्य पूरा और उसके अंदर पूरा संगठन खतरे में पड़ सकता है। जी राजेश, बताएं। बिल्कुल, मैं आपको वही कह रहा हूं अशोक कि मैं उस समय भी हमेशा कहता था कि जो राजनीतिक पंडित इस बात का आकलन कर रहे थे कि लालू प्रसाद की वापसी हो रही है, आप चूंकि पिछली बार 4 सीटें उनको मिली थी, अब अगर इस बार उनकी सीटें बढ़कर 8 या 10 हो जाती हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि वो बिहार की सत्ता में वापस आ जाएंगे, क्योंकि जो एमवाय समीकरण उनका दड़क गया था वो जरूर इस बार एकजुट हुआ, वो भी नरेंद्र मोदी को रोकने के नाम पर। आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं, बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष थे, वो सुन लेते हैं एक बार। नितिन गडकरी, एनडीए के हमारे पूरे पार्टियों के साथ लोगों के मन में एक अपेक्षा निर्माण हुई कि देश का भविष्य ये बदल सकते हैं, और इसीलिए लोगों ने हमको वोट दिया है, बहुत अच्छे वोट दिए और बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। हम सुखी, समृद्ध और संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाएंगे जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। और जो हमने स्लोगन दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, अब वो अच्छे दिन आने की शुरुआत हुई है और मेरा विश्वास है कि हिंदुस्तान के गांव, गरीब, मजदूर और किसान का भविष्य बदलेगा और हिंदुस्तान दुनिया के नंबर 1 की ताकत बनेगा। Right, that of course visibly happy Nitin. बिल्कुल अच्छे दिन, वो कह रहे थे अच्छे दिन आने वाले हैं, और बीजेपी के तो अच्छे दिन आ गए, देश के अच्छे दिन आएंगे नहीं आएंगे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पर एक बार फिर से चलते हैं राजेश राज के पास। जी राजेश, बिहार में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है इस बार। बिल्कुल अशोक, मैं वही कह रहा था आपको कि एमवाय समीकरण भले ही इनका दरक गया था और वो
एकजुट हुआ नरेंद्र मोदी को रोकने के नाम पर, जो सेकुलर फोर्सेस को इकट्ठा करने के नाम पर। लेकिन ये पता करने की बात जरूर पड़ रही थी, मैं ये हमेशा कह रहा था कि यादव और मुस्लिम वोट के बाद लालू प्रसाद के साथ कौन सा वो वोट जुड़ गया जिसके सहारे वो राज्य की सत्ता में वापस आ सकते हैं, या फिर उनके सीटों की जो संख्या है वो बहुत बढ़ सकती है। लेकिन राजनीतिक पंडित, जो दिल्ली से आए हुए पत्रकार या तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक थे, वो इस बात को फोकस कर रहे थे कि एमवाय समीकरण के एकजुट हो जाने से लालू प्रसाद जो है वो बड़ी तादाद में सीटें जीत लेंगे या कमबैक कर जाएंगे। ये बात और है कि 4 सीटें उनके पास थी, खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, पाने के लिए सब कुछ था। सीटों की संख्या जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कतई नहीं नजर आ रहा है कि वो राज्य की सत्ता में वापस आ जाएंगे, क्योंकि जो अति पिछड़े वोट की अगर बात करें या फिर जो महादलित वोट थे, तो उसमें बिखराव जरूर देखने को मिला, लेकिन वो कमोबेश जेडीयू के साथ ही नजर आ रहे थे। और जो जनता का कहना था कि ये दिल्ली का चुनाव है, पटना वाले चुनाव में समीकरण कुछ और होगा, ये दिल्ली का चुनाव है, इसलिए दिल्ली के चुनाव में हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही वोटिंग कर रहे हैं। राजेश सकल बोल रही हूं मैं, ये बताइए आपने क्योंकि बिहार को काफी क्लोजली फॉलो किया, असेंबली में भी किया, इस बार कुछ क्या अलग था? ये जो आपका बिहार का इलेक्टोरेट है जो हमेशा ट्रेडिशनली कम्युनल और कास्ट लाइंस पे खासतौर पर वोट करता है, लेकिन ये मोदी की जो वेव चली पूरे देश में, अब तो दिख रहा है कि चली पूरा, क्योंकि वोट्स है। बिहार में एक पॉलिटिकल डिपार्चर आपको देखने को मिला, जहां पे मुद्दों पे ये वोट गया, ना कि कास्ट पॉलिटिक्स पे। क्योंकि अगर राबड़ी देवी पीछे चल रही हैं, अगर उनकी बेटी पीछे चल रही है, मतलब वहां का एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से डिपार्चर देखने को मिल रहा है इस बार कम से कम। देखिए, जो सकल 18 साल से जो 30 साल के उम्र वर्ग के जो मतदाता थे, उस पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का इफेक्ट जरूर देखने को मिला। मैं हमेशा ये बात कहता रहा, भले ही इलाका जो संसदीय क्षेत्र थे, संसदीय क्षेत्रों का समीकरण भले ही अलग बदलता हुआ दिखाई पड़ा। कोसी सीमांचल के इलाके में कहानी कुछ और थी, तिरहुत के इलाके में कुछ और कहानी थी, मुजफ्फरपुर से वाल्मीकि, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए इलाके थे, नेपाल की सीमा से जो सटे हुए इलाके थे, वहां मोदी का इम्पैक्ट जो था वो जरूर दिखा गया। और मोदी का इम्पैक्ट और जो मतों का मोदी के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े में आगे चल रहे हैं और वाराणसी में भी बहुत बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। इनफैक्ट नाउ अकॉर्डिंग टू डीडी न्यूज projections, NDA has finally reached that magical 300 mark. Remember, in fact, we were talking about they will need numbers to cobble it up. They are cozying up to AIADMK. There are signals coming, but now it seems at least clearly in terms of numbers. Shekhar ji, 300 and on their own. और शेखर जी, ये भी मैं इसमें जोड़ दूं क्योंकि जो खबरें आ रही हैं सुप्रिया सुले बारामती से, वो पीछे चल रही हैं। मेधा पाटेकर जो है वो लगभग ऐसा लग रहा है कि चुनाव हारने की कगार पर है। बड़े बड़े धुरंधर जो है वो यहाँ पर धूल चाटते। यूपी में बीजेपी 57 सीट्स में आ गई। यूपी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ राम मंदिर के उस समय आंदोलन के समय भी बीजेपी ने इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया था जितना यूपी में इस बार करते दिख रही है। So this 300. Yes, I think this is the kind of mandate Modi really hoped for and worked for, because their worst fears of the BJP was, that they are not able to cross that 200 mark, or they are somewhere in the 180 region, and then the other parties join together and make it an anti-Modi platform or bring back the old talk of communalism, which is secularism. And I think the voter generally has rejected this idea of Khichdi Sarkar. With the electorate this time around. People wanted to give a decisive mandate. People wanted a decisive government. Therefore, even the talk of third front, even during the campaign, we saw was not really picking up. Even the left, which is generally has been always hoping for such a situation, was not very vocal about this time. So therefore, this is a mandate which should give Modi that room that he wanted to really bring out whatever he has promised. मोदी ने 300 कमल मांगे थे। नरेंद्र मोदी ने कहा था देश से मुझे 300 कमल दीजिए। कमल कितने मिलेंगे अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एनडीए को 300 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। एक बार फिर चलते हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर में। जयवीर शेरगिल हमारे साथ मौजूद है। शशि थरूर इज ट्रेलिंग इन द जी जयवीर जी, शशि थरूर एक बार फिर से ये सीट ऐसी है जहां पे सुबह से लगातार आ रहा है। बाड़मेर में जसवंत सिंह जी आगे हैं। बाड़मेर में जसवंत सिंह आगे हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। जसवंत सिंह जो कि बीजेपी से बगावत करके लड़ रहे थे, ये एक बड़ी खबर हो सकती है और ये शायद बीजेपी के लिए या वसुंधरा राजे के लिए या नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के दूसरे यंग जनरेशन के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। लेकिन मैं पहले जयवीर जी की प्रतिक्रिया ले लूं। जयवीर जी, कुल मिलाकर कांग्रेस का भविष्य आगे के लिए
क्या रणनीति होगी आगे? एक और मैं एक मिनट फटाफट खबरें आ रही है जी। वडोदरा में मोदी 5,50,000 वोटों से आगे हैं। 5,50,000 से नरेंद्र मोदी वडोदरा में आगे हैं। इतनी बड़ी जीत, मुझे लगता है शायद ये सबसे बड़ी जीत हो। हाँ, शायद ये भारत के इतिहास में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन सकता है, क्योंकि पहले रामविलास पासवान ने एक बार बनाया था, लेकिन इस बार देखना। पर जयवीर जी कांग्रेस का भविष्य कैसे देखते हैं इस बड़ी हार के बाद? मैं सिर्फ हार नहीं कहूंगा, ये बड़ी हार है कांग्रेस के लिए। 77 उसके बाद जब हमें बड़ी डिफीट मिली, हम खड़े हुए हैं, हम सोचेंगे, हम अपना प्लान दोबारा फॉर्म करेंगे और अगली बारी पूरे बहुमत से वापस आएंगे। ये मत भूलिए 100 साल पुरानी पार्टी है, हारना और पार्टी का खत्म हो जाना दो अलग बातें हैं। हमारे इरादे अभी भी मजबूत हैं। जनता का हमने आदेश कह लीजिए बहुत लाउड एंड क्लियर सुन लिया है, समझ लिया है, उस पर काम करेंगे और वापस पूरे बहुमत से वापस। जयवीर जी गोंडा से वेनी प्रसाद वर्मा भी पीछे चल रहे हैं, एक और आपके दिग्गज नेता, और वो जिस तरह के बयान बोलते थे उसके लिए जाने जाते हैं। और ये तो है, लेकिन साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली में, अगर दिल्ली की बात करें, आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, किसी को भी ये प्रिडिक्शन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पार्टी खत्म होगी, कोई पार्टी इस तरह की इतनी बड़ी पार्टी खत्म नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है, दिल्ली को अगर ले ले, जहां आपको 7 सीटें मिली थी, 15 साल का आपका शासन था, शीला दीक्षित लगातार कह रही थी कि उन्होंने विकास किया, आज वहां की हालत यह है कि 7 लोकसभा सीटों में से किसी भी सीट पर दूसरे नंबर पर भी नहीं है कांग्रेस, जिसमें अजय माकन शामिल है जो कि तीसरे नंबर पर हैं, कपिल सिब्बल तीसरे नंबर पर है, संदीप दीक्षित तीसरे नंबर पर है। ये तो खतरे की घंटी है बहुत बड़ी। जी देखिए, खतरे की घंटी कहिए या सोचने की घंटी कहिए, एक संदेश दिया है इस हार ने, हम उस संदेश को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसको खतरे की घंटी नहीं कहूंगा, मैं जैसे हर हार